नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरी ये जो गुफ्तगू है इसको हर किस्म के तासुब से बालातर होकर समाअत फरमाना है आपने। बात दो कौमी नज़रिए की है, टू नेशन थ्योरी की है, बात पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी है, बात पाकिस्तान के वजूद में आने के हवाले से है। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से अभी कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के एक साबिक़ ब्यूरोक्रेट की एक किताब है, उसमें एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अपने कैरियर की सबसे चैलेंजिंग पोस्ट पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली की थी। मेरी पोस्टिंग ऑर्डर होने के बाद एक तवील इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके भारतीय हुकूमत ने मुझे वीज़ा इशू किया। ये मेरी बैरून मुल्क तीसरी पोस्टिंग थी और वहाँ पर काम करने के बाद एक फ़ख्र महसूस होता था कि वतन अज़ीज़ की कोई खिदमत की है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही ऐसे महसूस हुआ कि हम लाहौर के बादामी बाग बस स्टैंड पर आ गए हैं। काले काले और कमज़ोर भारतीयों को देखकर मज़ीद बर्तरी का एहसास हुआ। हाई कमीशन का स्टाफ एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर मेरे पेशरो कामरान अली ख़ान, वो प्रोफेसर इशफ़ाक़ अली ख़ान के साहबज़ादे थे, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंग्रेज़ी लिटरेचर के प्रोफेसर थे। इनके शागिर्द ब्यूरोक्रेसी में हर तरफ मौजूद थे। मेरे दिल्ली जाने से पहले ही मेरे फैसलाबाद के बिज़नेसमैन दोस्त मियाँ शफीक ने दिल्ली के करोल बाग में एक मुसलमानों के होटल में मेरी बुकिंग करवाई थी, जहां इनके बकौल हलाल खाना मिलता था। करोल बाग ऐसा था जैसा हमारा रावलपिंडी का राजा बाज़ार। वहाँ पर हमारे होटल के सामने सरगोदा स्टोर था। मैं फ़ौरन वहाँ गया और मालिक से अपना तारफ़ कराया, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त सरगोदा से हिजरत करके इंडिया आ गए थे। बहुत अच्छी तरह पेश आए। ताज्जुब की बात यह कि भारतीय इनफरादी तौर पर पाकिस्तानियों से बहुत एहतराम और मोहब्बत से पेश आते हैं, मगर एक बात जो वो फ़ौरन पूछते हैं, इससे बहुत तकलीफ़ हमें होती है। हर भारतीय बाशिंदा मुलाकात के 5 मिनट बाद ही कहेगा, साहब क्या ज़रूरत थी अलग देश बनाने की, हम तो एक हैं। जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी और उसका मैं हमेशा बरवक्त और मुनासिब जवाब देता था। चंद दिनों में मुझे एहसास हो गया कि भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान का क़याम गलत हुआ है। दिल्ली में अगर आप मूंगफली ख़रीदने के लिए रेडी पर खड़े हो जाएं तो हमारे कद काठ, रंगत और लिबास से रेडी वाला फ़ौरन पूछेगा कि साहब कहाँ से आए हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से आया तो उसका फ़ौरन रिएक्शन होगा, साहब क्या ज़रूरत थी अलग देश बनाने की। और यही बात जब मेरी इंडिया के सदर अब्दुल कलाम से मुलाकात हुई तो उसने भी की। ताज्जुब है कि 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भारतीयों ने पाकिस्तान के क़याम को दिल से कबूल नहीं किया। बड़े बड़े दानश्वर इस उम्मीद में हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान भारत से आ मिलेगा या कम अज़ कम इकनॉमिक यूनियन ज़रूर बनाएगा। भारत के चंद दिन के क़याम के बाद ही मैं पाकिस्तान के क़याम की हक़ानियत पर जो है पूरी यकीन हो गया और हर सांस के बाद अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि अल्लाह ताला कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा, जिन्होंने हमें अलहदा वतन दिया और ऐसी चालाक और होशियार कौम से निजात दिलाई जो हमें अब तक खा पी गए होते, जैसे वो दूसरी अक़लियतों को हड़प कर गए हैं। सिवाय सिखों के, सिख अपनी आइडेंटिटी कायम रखने में कामयाब रहे हैं। हम तो एक ही हैं का मंत्रा बहुत ही शिद्दत से पेश आ रहा था। शुरू में बहुत गुस्सा भी आता था, फिर मैंने इसका मुनासिब जवाब देना शुरू कर दिया। हर बंदे के हिसाब के मुताबिक जहाँ मुनासिब आदमी होता वहाँ मुनासिब अल्फाज में और कहीं कहीं ब्लंट अल्फाज में। पढ़े लिखे लोगों को मैंने धीमे से समझाना शुरू कर दिया कि जैसे मेरे कमरे की दीवारें हैं।
दीवारों के इस तरफ दूसरे अफसर बड़े आराम और सुकून से अपना काम कर रहे हैं, और जब हमें मिलना होता है तो दरवाज़े खुले हैं, हम आते और जाते हैं। सिर्फ दरवाज़े बंद नहीं करने चाहिए। ये दीवारें, ये सरहदें हमें सुकून, आराम और खुशी देती हैं। ये सरहदें, ये दीवारें अगर गिरा देंगे तो बहुत मसाइल होंगे। एक घर में जब भाई बहन भी बड़े हो जाते हैं तो वो भी अलग-अलग घरों में जा बसते हैं और खुश रहते हैं। मेरे एक अदीब और दानश्वर दोस्त ने मुझे बताया कि सैयद ज़मीर जाफ़री के साथ भी एक बार ऐसा हुआ। वो दिल्ली में मुशायरा पढ़ने गए हुए थे। मुशायरा के मुंतज़िम ने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि अदब की कोई सरहद नहीं होती, और जब सैयद ज़मीर जाफ़री की बारी आई तो वो बोले, अदब की सरहद नहीं मगर अदीब की सरहद होती है। दिल्ली 1000 साल से ज़्यादा हुक्मरानों की माजगाह रहा है, और इससे ज़्यादा इल्म व फ़ज़ल की दरसगाह भी। दुनिया भर से माहिर उलूम और इल्म अदब के रसिया यहाँ इकट्ठे हुए। बुज़ुर्गान दीन ने भी यहाँ का रुख किया। दिल्ली पहुँचते ही मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह का रुख किया। दरगाह के हाथे में एक खूबसूरत नौजवान तेज़ी से हमारे करीब आया। अपना तारफ़ फ़ारूक निज़ामी कहकर कराया। हमारे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि हम इस्लामाबाद से आए हैं और मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान हाई कमीशन में बतौर मिनिस्टर प्रेस है। बड़ी खुश अखलाक़ी से मिले और फिर अचानक गायब हो गए। थोड़ी देर बाद फिर नमूदार हुए और एक कापी उठाए हुए थे जिसमें बहुत से इस्लामाबाद से आने वालों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। बहुत से मेरे वाकफ़ भी थे। दरगाह पर हाज़िरी के बाद वो हमें अपने हुजरे में ले गए। वहाँ पर हमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बेशकीमत मालूमात दी और पाकिस्तान में अपने राब्तों से आगाह किया। फ़ारूक का ताल्लुक़ दरगाह के मतवल्ली ख़ानदान से था और इनकी लाइब्रेरी में हर काबिल ज़िक्र आने जाने वालों का रिकॉर्ड था, जो कंप्यूटर के बगैर मैनुअल तरीके से फ़ौरी तौर पर निकाल लिया जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि हर नए आने वाले को एक ही नौजवान रब्ता करता था, दूसरे नौजवान मुखल नहीं होते थे और छीना छपटी नहीं होती थी। दरगाह के अंदर ही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िर हुई। दरगाह की मस्जिद के अंदर नमाज अदा की और ख़ानदान, दोस्तों और मुल्क की सलामती की दुआएँ की। दरगाह के अंदर नज़र आने वाले मुसलमानों की वज़ा कतर और माशी हालत देखकर अफसोस हुआ। हर नज़र कुछ ना कुछ मांगने के चक्कर में थे। बाद में आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त, जानने वाले और मीडिया के मेम्बरान मेरी पोस्टिंग के दौरान ख़ुसूसी तौर से मेरी दावत पर इंडिया आए और इनकी दिल्ली में पहली मसरूफ़ियत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर थी। विज़िट पर फ़ारूक निज़ामी अपनी कापी लेकर आते और एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखते। बहुत से लोग जो दूसरी तीसरी दफ़ा आ रहे थे वो अपनी पुरानी एंट्री देकर हैरान रह गए। शुरू के दिनों में हमारी इनकी मसरूफ़ियात अजमेर शरीफ थी। शुरू के दिनों में हमारी अगली मसरूफ़ियात अजमेर शरीफ थी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर भी हाज़िरी बहुत ज़रूरी थी। दिल्ली से एक ट्रेन सुबह के वक्त जाती थी और 3 घंटे के बाद ट्रेन वापस आती थी। ये डे ट्रिप का अच्छा इंतज़ाम था। अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन पर भी एक नौजवान ने हमारा इस्तकबाल किया। ये शायद वहाँ का सिस्टम है। वो बाहर मुल्क से आने वालों को एक नज़र में पहचान लेते हैं और ख़ुद साख्ता गाइड का मनसब संभाल लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर रश बेइंतहा था। हमें रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले नौजवान ने हमारी रहनुमाई और मदद की, सलाम किया, नमाज़ पढ़ी और वापस स्टेशन की राह ली। अजमेर शरीफ के बाद ताजमहल आगरा का प्रोग्राम था। यकीन नहीं आता था कि ये इंसान की है, लेकिन आगरा शहर बहुत गंदा है। हर तरफ गायें, सूअर और जो है वो सूअर घूमते फिरते नज़र आते हैं। ताजमहल तो बस यूं ही है कि जैसे किसी ने हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ ताज किसी कूड़े के ढेर पर रख दिया। और ताजमहल का नज़ारा कले की इस खिड़की से बहुत दिल फरेब है जहाँ से शाहजहाँ बैठ कर नज़ारा किया करता था। दरिया जमुना अलबत्ता सूख चुका है, मगर ताजमहल अपनी आबोताब से कायम है। मोहब्बत की एक यादगार के तौर पर मुमताज़ महल और शाहजहाँ की याद दिलाता है। भारत की सरज़मीन पर जगह जगह मुसलमानों की मोहर सब्त है। दिल्ली के अंदर औरंगज़ेब रोड, शाहजहाँ रोड, अकबर रोड वगैरह जगह जहाँ मुसलमानों की याद दिलाते हैं। दिल्ली के एक होटल में जहाँ मुस्लिम लीग के इजलास हुआ करते थे, के सामने एक नहायत खूबसूरत घर है जो अब भी अपनी आबोताब के साथ कायम है। ये घर एक औरंगज़ेब रोड कायद-ए-आज़म की मलकियत था। कायद-ए-आज़म ने होटल में ठहरने की बजाय इस घर की तामीर या ख़रीद पर फोकियत दी। जब गांधी दिल्ली की भंगियों की कॉलोनी में रहते थे, इस वक्त कायद-ए-आज़म इस अज़ीमुश्शान घर में 6 गाड़ियों और 5 ड्राइवरों के साथ क़याम पज़ीर थे। बाबा कौम की हर बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। नाज़रीन इकराम, ये मैंने आपकी खिदमत में शेयर की एक ख़ुद नविश्त है इंफॉर्मेशन ग्रुप के साबिक़ आला अहदेदार राय रियाज़ हुसैन साहब की, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है
और उसका उन्होंने अनवान यही दिया कि भारतीयों ने पाकिस्तान के क़याम को दिल से कबूल नहीं किया। अब देख रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया कितनी अहमियत का हामिल है और दो कौमी नज़रिए की ज़रूरत कितनी थी कि पाकिस्तान में जो मुसलमानों को ये एक मुल्क मिला है, अल्लाह पाक इसकी हमें कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।